तो कैसे हैं आप लोग? इस फ्रॉड ने और इसके घटिया सपोर्टर्स ने शायद सोचना शुरू कर दिया था कि मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर आपको ये लोग मिलें तो इन्हें जाके बता दीजिएगा कि मैं मांझी का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। तो तैयार है? तैयार है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इसने वेंटिलेटर के बारे में झूठ बोले हैं, जो ये लोगों को बताता रहता है कि अगर वेंटिलेटर पे जाओगे तो आप मारे जाओगे। वेंटिलेटर को बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप लोगों को मारा जा सके, लूटा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ग्लोबी न्यूज़ के। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, इस फ्रॉड के बारे में नहीं जानते, उनको बता दूं कि मैंने इसके बारे में और भी वीडियो बना रखी है। इसका सारा कच्चा चीठा मैंने खोल के रखा है यूट्यूब पे। आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो जाके देख लें, आपको सारा किस्सा समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको मज़े की बात बता दूं कि इस गधे इंसान ने वही आर्टिकल फिर से नहीं पढ़ा जिसका इसने रेफरेंस दिया। तो इसने जो ट्रायल की बात की, जो रेफरेंस दिया, उससे आप एक बात सोचिए कि ये रोज़ हॉस्पिटल्स को गालियां देता है, रोज़ डॉक्टर्स को मारने वाले बताता है, लेकिन फिर जब बात रेफरेंस की आती है, स्टडी की आती है, तो ये उन्हीं की हुई स्टडीज़ का रेफरेंस देता है। ये वाली स्टडी, ये वाला ट्रायल भी हॉस्पिटल में ही हुआ था। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर डॉक्टर्स का अल्टीमेट गोल आपको वेंटिलेटर पे ले जाना ही होता, आपको मारना ही होता, तो वो ये स्टडी करते ही क्यों, ये ट्रायल करते ही क्यों? और अगर कर भी लिया था तो वो पब्लिक क्यों करते? ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो इसके सपोर्टर्स को आजकल समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन कोशिश कीजिए उन्हें समझाने की, समझ ज़रूर आ जाएंगी। ये जर्नल इसने नहीं पढ़ा, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ये किया ही इसीलिए था ताकि प्रोन पोजीशन की फिजिबिलिटी चेक की जा सके उन पेशेंट्स पे जो कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में हैं लेकिन आईसीयू में नहीं हैं। दूसरा, उसी जर्नल में लिखा हुआ है कि इस ट्रायल की बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जैसे सैंपल साइज छोटा था, प्रोन पोजीशन का एक ही एपिसोड इवेलुएट किया गया था, बाद में इसके क्लिनिकल आउटकम जो थे वो एसेस नहीं किए गए थे, और जो फॉलोअप था वो भी बहुत छोटा था। लेकिन फिर भी जो इस स्टडी में जो किया गया था उसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं, जो इसने आपसे छुपा ली। तो इस वाले ट्रायल की अगर बात करें तो इसमें 88 पेशेंट्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें 29 ही एलिजिबल हो पाए थे। बाकी जिनको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत थी या और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, उनको सीधे वेंटिलेटर पे भेजा गया। 29 में से 4 ने मना कर दिया, बचे 25, और उस 25 में जो 12 थे उनको अल्टीमेटली वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं सुधरी। तो इस वाले ट्रायल के अगर कंक्लूजन की बात करें तो 85% को अल्टीमेटली वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। सिर्फ 15% ऐसे लोग थे जिन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, वो भी जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उनको प्रोन वेंटिलेशन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अल्टीमेटली वेंटिलेटर पे जाना ही पड़ा। तो इसमें फिर से कहा गया कि बड़े लेवल पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की ज़रूरत है क्योंकि इस वाले ट्रायल का स्केल बहुत छोटा था। तो इस बात का सही तरीके से पता लगाने के लिए कि प्रोन टेक्निक कितनी हेल्प कर सकती है, इसके लिए हमें और ज़्यादा ट्रायल्स करने होंगे और ज़्यादा स्टडीज़ करनी होंगी। इस ट्रायल की करने की वजह ये थी कि कहा जाता है कि जो वेंटिलेटर पे हैं उन्हें प्रोन टेक्निक से ऑक्सीजनेशन में फ़ायदा मिलता है। इस सिचुएशन में जब कोरोना के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हमारे पास आईसीयू की कमी है, वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, तो इस प्रोन टेक्निक को जांच करने का सोचा गया कि क्या ये हेल्प कर सकती है, क्या ये मदद कर सकती है। पेपर में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि ये मैकेनिकल वेंटिलेटर का अल्टरनेटिव ऑप्शन है, बल्कि ये इसलिए किया गया ताकि जिनमें कम लक्षण हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनके ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करके ये देखा जाए कि क्या उनको वेंटिलेटर पर जाने से रोका जा सकता है या फिर उनका वेंटिलेटर तक पहुँचने का टाइम बढ़ाया जा सकता है। और जो पेशेंट इस ट्रायल में भी इंक्लूड किए गए थे उनको भी हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे घर पे कर सकते हैं। इसे ये कहना कि घर पे आप इसे मैकेनिकल वेंटिलेटर की जगह आप इसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये आपके स्वास्थ्य के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये कहता है कि वेंटिलेटर 1970s में यूज किया जाता था, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे छुपाया। वहाँ ये बताना भूल जाता है कि तब भी इसे डॉक्टर्स ही यूज कर रहे थे और उन्हीं पेशेंट पे यूज कर रहे थे जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। जहाँ जहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल थे वहाँ भी इस टेक्निक का यूज किया जाता था और अब भी यूज किया जाता है अगर लगे उन्हें कि ये कारगर है। जितने भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं मोस्टली वो प्रोन पोजीशन पे भी होते हैं। ये बात ये आदमी बताना भूल जाता है या बताना नहीं चाहता है आप लोगों को गुमराह करने के लिए। प्रोन वेंटिलेशन को करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। कहाँ पे क्या पोजीशन होना, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे उसका ये आर्गूमेंट फेल हो जाता है कि डॉक्टर्स यूज नहीं करते। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से पता करेंगे या आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है तो आप आईसीयू में जाके कभी मॉनिटर कर सकते हैं कि ये टेक्निक यूज की जाती है, बशर्ते उस पेशेंट को इसकी ज़रूरत हो।
प्रोन वेंटिलेशन से रिलेटेड एक स्टडी और है लैंसेट में, वहाँ भी यही पाया गया था कि 50% पेशेंट्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा था, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए था, थोड़े से वक्त के लिए था। लेकिन ये उनकी ब्रेथलेसनेस और रेस्पिरेटरी रेट को कम नहीं कर पाया और अल्टीमेटली उन्हें वेंटिलेटर पे जाना ही पड़ा। इन सब स्टडीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस गधे की तरह काम नहीं करता हूँ कि आपको बताऊँगा कुछ और लिंक नहीं दूंगा। आप ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक खुद कर सकते हैं। फिर इस फ्रॉड आदमी का ये क्लेम कि 94% पेशेंट जो वेंटिलेटर पे जाते हैं वो मर जाते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से झूठा है। जिस जर्नल के रेफरेंस देता है उसी जर्नल का एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वेंटिलेटर पे जाने वालों का सर्वाइवल रेट 69% है, मतलब 70% के लगभग पेशेंट बचते हैं। तो इसका जो एक क्लेम है ये साफ साफ झूठा है और ये आदमी सबसे बड़ा झूठा है। मैं ये बात पहले भी आपको कई बार कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ये आदमी किसी का सगा नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला के अपना धंधा चला रहा है, लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा है। आयुर्वेद को अपनाना है, आप अपनाएं, जी भर के अपनाएं। आपको नेचुरल खाना खाना है, आप खाएं। लेकिन जब कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो आयुर्वेद से या नेचुरल खाना खाने से ठीक ना हो रही हो, तो रिस्क लेने से बचें। बाकी आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ लोग हैं यूट्यूब पे जो मेरी फ़ोटो लगा के मिसलीडिंग थंबनेल लगा के वीडियो बना रहे हैं, मेरे एविडेंस पे, मेरी रिसर्च पे सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे एविडेंस, मेरी रिसर्च पूरी तरह से सही है, इस बात का मैं फिर से दावा करता हूँ। और ऐसे घटिया आदमियों की रिसर्च का भी मैं आपको एक सबूत दे देता हूँ। भी एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो मल्टी टैलेंटेड नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है। और वही लोग डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी जी पर उंगली उठाते हैं कि ये बताओ डॉक्टर है या एक्टर है या ऐसे है या वैसे है, क्या है, ये इतने सारे काम करते हैं। तो इस दुनिया में पहले ऐसे इंसान नहीं है डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोगों ने इतिहास रचा है मल्टी टैलेंटेड बन करके। Wait a minute. Who are you? तो जिन लोगों की रिसर्च में ऐसे आदमी भी मल्टी टैलेंटेड बन के आ जाते हैं, भैया हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी रिसर्च मुझसे नहीं होगी। लेकिन आप लोग इनको एक चेतावनी ज़रूर दे दीजिएगा कि ऐसे जैसे घटिया वीडियो इन्होंने बना रखे हैं, ऐसे घटिया काम इन्होंने कर रखे हैं, अगर मैं वीडियो बनाने पे उतरा तो इनके कपड़े उतर जाएंगे। बाकी अगर दिमाग में कहीं ये बात है कि ऐसे घटिया काम करने से मैं सच बोलना छोड़ दूंगा, तो सब्र रखो, तुम्हारे सारे झूठे दावों की चमड़ी उधेड़ी जाएगी यहाँ पे। नमस्ते।